Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे लेक्चर 10 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा और इस पार्ट में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं अबाउट डाई इलेक्ट्रिक्स, है ना। डाई इलेक्ट्रिक का आइडिया तो लग गया है, पर उसका कैपेसिटर में कैसे इस्तेमाल होता है ये अभी हम लोग नहीं जानते। तो चलिए उसी को सीखते हैं। हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक का तो मतलब पता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब बेसिकली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, इफ यू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज मिनरल ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस। और इसी बात का पता किन्होंने लगाया? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे, टू whom the whole concept of capacitance is largely due and for whom the SI unit of capacitance is named, first looked into this matter in 1837। जो अब आपको इतने आसानी से समझ में आ रहा है, वो उसके लिए एक्चुअली माइकल फैराडे ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की थी। Using simple equipment much like that shown in figure, he found that the capacitance increased, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक के प्लेट के बीच में, सॉरी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। और कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था उन कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर अब क्रिएट करवाना है तो ज्यादा चार्जेस की रिक्वायरमेंट होगी। और आगे क्या लिखा है, बाय अ न्यूमेरिकल फैक्टर के विच इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। हम लोग के बोल देते हैं, वैसे ये के जो है ये क्या है एक्चुअली में कप्पा, है ना। तो टेबल शोज some dielectric materials and their definition, sorry, and their dielectric constants. The dielectric constant of vacuum is unity, है ना। ये याद रखना है अपने को। वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम लोगों ने क्या माना है? यूनिटी माना है बाय डेफिनेशन। और उसका कारण क्या है? क्योंकि एयर जो क्या होती है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस होती है ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एयर के केस में क्या होता है कि कुछ है ही नहीं जिसको पोलराइज किया जाए, है ना। इसीलिए सबसे कम पोलराइजेशन किसमें होता है? एयर में होता है, ना के बराबर ही होता है। its measured dielectric constant is only slightly greater than unity. Even common paper can significantly increase the capacitance of a capacitor, and some materials such as strontium titanate can increase the capacitance by more than 2 orders of magnitude. अब ये देखिए, ये वही इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किन्होंने किया था? माइकल फैराडे ने। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक apparatus used by Faraday, an assembled apparatus सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं सेकंड वाला, ये क्या है? असेंबल्ड है ना। और उसको खोल खोल करके भी दिखाया गया है। फॉर्म्स अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर में किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है, पर हाँ हमें स्फेरिकल कैपेसिटर का आइडिया तो है। कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल ब्रास बॉल एंड अ कॉन्सेंट्रिक ब्रास शेल। हम लोग जानते हैं कि एक कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए क्या चाहिए? या तो एक सॉलिड स्फेयर चाहिए या तो एक हॉलो स्फेयर चाहिए, और उसके बाहर एक और क्या चाहिए होता है? हॉलो स्फेयर, है ना। फैराडे प्लेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन द स्पेस बिटवीन द बॉल एंड द शेल। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या भरना चालू कर दिया? अलग अलग वेराइटी के डाई इलेक्ट्रिक को, है ना। और देखिए बच्चों, ये रहा वो टेबल जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लगभग कितना है? 1.00054। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, देखिए स्ट्रोंशियम टाइटेनेट का कितना हो जा रहा है? 310। वैक्यूम के लिए कप्पा जो है वो एग्जैक्टली कितना हम लोग बोल देते हैं? यूनिटी। और ये सारी चीजें मेजर की गई एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर वाटर, है ना। तो चलिए ऊपर चलते हैं। Another effect of introduction of a dielectric is to limit the potential difference that can be applied between the plates to a certain value Vmax, called the breakdown potential. आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स है। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या रख दिया? मान लीजिए इसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लीजिए इंसर्ट कर दिया ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो वैसे तो क्या है? ये तो इंसुलेटर है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इफ दिस वैल्यू इज सब्सटैंशियली एक्सीडेड
the dielectric material will break down and form a conducting path between the plates. Every dielectric material has a characteristic dielectric strength, which is the maximum value of the electric field that it can tolerate without breakdown. देखिए कोई भी एक शांत इंसान अगर होता है तो वो बर्दाश्त करता जाता है करता जाता है करता जाता है अगर आप उसे परेशान करें। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं और बहुत ज्यादा अगर उसे परेशान कर देते हैं तो एक टाइम के बाद जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है, वो बहुत ज्यादा आप पे गुस्सा करेगा और हो सकता है वो चिल्लाने भी लगे। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। एक डाइलेक्ट्रिक जो है वैसे तो नॉन कंडक्टिंग होता है, बहुत शांत है बहुत शांत है बहुत शांत है। अब आप फील्ड को बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, इसे गुस्सा दिलाए जा रहे हैं दिलाए जा रहे हैं, तो एक टाइम पर ये क्या हो जाएगा, बोलेगा अब बहुत हो गया, अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक से क्या बन जाऊंगा, एक कंडक्टर बन जाऊंगा। मेरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किसका रोल प्ले करना चालू कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे इंसान के केस में हम लोग कहते हैं कि इसका ब्रेकडाउन आ गया है ना, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया या जो भी मतलब बहुत गुस्सा में आ गया, तो उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, है ना। और हम लोग कह देते हैं कि अब जो है ये कैसा रास्ता क्रिएट कर देगा, एक कंडक्टिंग रास्ता क्रिएट कर देगा, है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दो प्लेट्स थी, है ना। आप ये चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर एक्सटर्नली बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों प्लेट्स को चार्ज करके रख दिया गया है। अब अगर शुरुआत में आप देख पा रहे हैं पहले वाले डायग्राम में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो आराम से यहाँ पर ई नॉट वेक्टर फील्ड क्रिएट हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम लोगों ने क्या इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको याद भी होगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसके कारण एक और फील्ड क्रिएट कर देता है डाइलेक्ट्रिक, जिसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको हम लोग मान लीजिए यहाँ कह रहे हैं ई वेक्टर, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ई नॉट वेक्टर पहले फील्ड थी और अब जो नेट फील्ड आ गई वो कितनी हो गई, ई वेक्टर। और ऑब्वियस है कि ई वेक्टर जो है ना, ई वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन ई नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिर्फ कब बराबर होता है, दोनों बराबर होता है इन केस ऑफ वैक्यूम, लेकिन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली इसको कम होना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पर आ गया माइनस क्यूपी और दूसरी फेस पर आ गया प्लस क्यूपी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, P क्या डिनोट कर रहा है, ये पोलराइज्ड चार्जेस है ना, पोलराइजेशन के कारण चार्जेस एक्यूमुलेट हुए कहां पर, डाइलेक्ट्रिक के सरफेसेस पर, है ना, एक लेफ्ट फेस पर और एक राइट फेस पर। तो वही यहां पर लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेस द डाइलेक्ट्रिक सो दैट induced charges plus qp and minus qp appear on the two faces of the slab, और इन्हीं चार्जेस के कारण एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ई नॉट वेक्टर को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, जिसके कारण ई नॉट वेक्टर और जो पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड क्रिएट होती है उन दोनों में लड़ाई होती है और बचता कितना है, सिर्फ ई वेक्टर। ऑलराइट, तो अब हम लोग चलिए चलते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर बना दिया जहां पर मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में चीजों को डिटेल में बताया है ना, कि जैसे पहले ई नॉट वेक्टर थी, अब एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड ई है, जिसके कारण इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, सिर्फ ये ई, है ना। तो ये ई वेक्टर जो है अब नेट फील्ड है इस दोनों प्लेट के बीच में। प्लस क्यू चार्ज प्लेट पर है, माइनस क्यू चार्ज इस वाली प्लेट पर है, और डाइलेक्ट्रिक के इधर और इधर कितना कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ई नॉट, है ना, ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि ई नॉट जो है वो किसके कारण आया था, वो तो यहाँ ये जो क्यू और माइनस क्यू चार्ज है इनके कारण आया था। तो एक प्लेट के कारण आता है, एक चादर के कारण कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो के कारण कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों भले चार्ज में नेगेटिव ऑपोजिट है लेकिन काम तो दोनों का एक ही है ना। प्लस क्यू भी धक्का दे रहा है और माइनस क्यू भी अट्रैक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा को क्या बोल देंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E नॉट कितना आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि E कितना हो जाता है, वो मैग्नीट्यूड वाइज E नॉट अपॉन ये कप्पा हो जाता है, जिसको चलिए हम लोग K बोल देते हैं ना। तो E नॉट अपॉन K हो जाता है, ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि E की वैल्यू आई कितनी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, है ना। तो आपको याद होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय K, यही क्या बन जाता है, एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, है ना। इसको हम लोग मीडियम की परमिटिविटी भी कहते हैं, है ना। तो अब आप मेरे को ये बताइए, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, इसको मैक्सिमम लोग रटने की कोशिश करते हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि आप इसे रटे ना, आप इसे समझे। आई होप कि अभी तक मैंने आपको कुछ भी याद करने को नहीं कहा है, ये आपने बहुत पहले ही सीख लिया था कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच जाती है, ई नॉट अपॉन अप्पा। तो चलिए यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब इस, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव प्लेट को मैं ए कह रहा हूं और नेगेटिव प्लेट को बी कह रहा हूं, ए और बी के बीच में आप मुझे बताइए कि कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे ये पता है लॉजिक से कि फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन में फील्ड है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन हाई पोटेंशियल पर होगा, ए जो है वो हाई पोटेंशियल पर होगा एज कंपेयर टू बी। तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, क्यों, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है ना। साथ ही साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड तो कांस्टेंट है, तो अगर फील्ड कांस्टेंट है तो हम लोग वी ए माइनस वी बी, है ना, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस v, इसको कितना बोल देंगे, ई इंटू टी। क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है तो सिंपली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो हम लोगों ने ऊपर वैल्यू निकाली थी, अगर इसको यहाँ पुट कर दें तो v कितना आ जाएगा, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। मैंने बस इसका यूज करा है ना यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, C, जो कि अब नया कैपेसिटेंस है ना। मान लीजिए इसको मैं अब C कह रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। अब प्लेट्स पे तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आया ना, प्लेट्स पे तो उतना ही चार्ज है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस भर देते हैं, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, ये है ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं सी बराबर क्या आ गया, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि फैराडे साहब ने यही तो पता लगाया था, है ना, कि जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, क्योंकि कप्पा जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक। ऑलराइट, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए अब एक और चीज निकाल लेते हैं जो कि है क्यूपी, है ना, अपने को क्यूपी भी निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हमने यही निकाल लिया कि ई नॉट बराबर कितना आ रहा था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो शुरुआत में यही था ई नॉट। और हम लोगों ने ईपी भी निकाल लिया, है ना। ईपी को देखिए हम लोग एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, आप देखिए डायग्राम एक बार। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन के कारण आई है, वो क्यों आई है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की चादर है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज की चादर है। तो ईपी जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा कौन सा, ये पोलराइज्ड चार्जेस। इसीलिए मैं ईपी को देखिए क्या लिखने वाला हूं, मैं ईपी को लिखने वाला हूं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो पोलराइज्ड चार्जेस है। और सिग्मा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूपी अपॉन एरिया, है ना, यही तो चार्ज डेंसिटी होगी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरे पास ईपी कितना आ गया, ईपी आ गया क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देख रखा है कि मैग्नीट्यूड वाइज ई कितना आता है, ई आता है ई नॉट माइनस ईपी, है ना। ई नॉट शुरू में फील्ड थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ईपी वो फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के आने के कारण, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के कारण जो आई है। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। अब जरा ई नॉट देखिए और ईपी देखिए, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q माइनस क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। और हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं,
हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो E है ना, वो बाय डेफिनेशन कितना होता है, वो होता है ई नॉट अपॉन कप्पा, ये तो होता है। तो ई नॉट की वैल्यू क्या भर देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कप्पा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए एप्सिलॉन नॉट तो चले गए, क्या बच गया यहाँ पर, Q माइनस क्यू पी इज इक्वल टू Q अपॉन के। तो यहाँ से देखिए QP कितना आ गया, ये आ गया Q टाइम्स 1 - 1 अपॉन के। तो यही हमारा QP है ना, QP का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। चलिए तो एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए इन आवर डिस्कशन ऑफ गॉसेस लॉ इन द प्रीवियस चैप्टर वी assumed that the charges existed in a vacuum. Here we shall see how to modify and generalize that law if dielectric materials are present, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने अलग तरीके से निकाला था, हमने जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो डायग्राम है ना, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। तो डायग्राम नंबर 1 के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है ना। यहाँ पर ये हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कैसी होती है, ये क्यूबॉइडल आप मान सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे प्लेट के चार्जेस को कंटेन करती है। तो इस केस में आपको याद होगा, अगर हम लोग गॉसेस लॉ लगाते थे तो क्या बोल देते थे, देखिए फील्ड अंदर वाली प्लेट पर तो नहीं है क्योंकि वो मेटल के अंदर है, तो वहां पर फील्ड नहीं है, और यहां पर फील्ड आ जाती है ई नॉट वेक्टर। तो हम लोग बोल देते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, हम लोग क्या बोल देते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर चार्ज एनक्लोज्ड होता था। तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पर क्यू कितना आ जाता था, ये आ जाता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या बन जाता था, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। और यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती थी, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है आपको। अब लेकिन दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरे डायग्राम में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक अच्छे से यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब वापस से जब हम लोग देखिए क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए चार्ज कितना आ गया, मेटालिक प्लेट पर तो देखिए चार्ज उतना ही है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहाँ से चार्ज कहीं भाग नहीं सकता है। और डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या आ गया, माइनस क्यू डैश आ गया, जिसे हम लोगों ने पिछले केस में क्यूपी कहा था ना, उसको यहाँ पर क्या कह दिया गया, क्यू डैश कह दिया गया। तो बात तो एक ही है, कहने का नाम तरीका अलग है, सिंबल अलग है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मेटालिक प्लेट के पास क्यू चार्ज है और इंड्यूस चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू डैश। तो नेट चार्ज यहाँ पर एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू डैश। तो अगर फिर से हम लोग ये लगा दें, गॉसेस लॉ अगर लगा दें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप देखिए अगेन मेटेलिक पार्ट में तो कोई भी फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स उधर जीरो है। बाकी इस वाले पोर्शन से कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्या आ जाएगा इस बार, क्यू माइनस क्यू डैश, क्योंकि ये इस बार क्या बन गया, क्यू माइनस क्यू डैश चार्ज एनक्लोज्ड, है ना, चार्ज एनक्लोज्ड इस बार क्यू माइनस क्यू डैश आ गया। तो यहां से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है ना, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब कितनी आ गई, क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, है ना। अब आप देखिए, हम लोगों ने वैसे तो Q माइनस क्यू डैश इसकी वैल्यू अभी निकाल रखी थी, फिर से निकाल लेते हैं। E बराबर कितना होता है, ई नॉट अपॉन के, मतलब ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी अपॉन कप्पा, और ई नॉट हमने निकाल लिया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, E की वैल्यू मिल गई, है ना। और हम लोग देख पा रहे हैं कि Q माइनस क्यू डैश कितना आ जा रहा है यहाँ से, Q बाय के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है Q माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और वही वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वो आ गई Q अपॉन कप्पा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो Q माइनस क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन कप्पा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q माइनस क्यू डैश की वैल्यू आई है ना, अगर इसको मैं ले जा करके यहाँ पर पुट कर दूं, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये रही, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए में कप्पा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया था तो कप्पा मल्टीप्लाई हो गया, कप्पा टाइम्स ई डॉट डी ए, इस पूरे का इंटीग्रेशन बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा क्यू। और ये क्यू कौन सा है, ये क्यू है वो चार्ज जो कहां पर है, प्लेट्स पर है ना। ये क्यू जो है ये फ्री चार्ज कहलाता है
है ना, क्योंकि ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर है, प्लेट्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यही बच्चों कहलाता है गॉसेस लॉ विथ डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ कप्पा टाइम्स ई डॉट डी ए बराबर क्यू। तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर रटने की कोई जरूरत है। चलिए, तो अब हम लोगों ने इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि अब हम लोग कुछ सवालों को अटेम्प्ट कर सके। सवाल है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स each of capacitance 40 microfarad are connected in series. The space between the plates of one capacitor is filled with dielectric material of dielectric constant kappa बराबर 4. Find the equivalent capacitance of the system. तो ये देखिए, मैंने डायग्राम यहाँ बना के रखा है आपके लिए ऑलरेडी। एक का कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरेड है और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि C बराबर होता है कप्पा टाइम्स C नॉट, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 टाइम्स 40 माइक्रोफैरेड, जो कि कितना हो जाएगा 160 माइक्रोफैरेड। तो बेसिकली अब अपने पास दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में है, एक का कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरेड और दूसरे का है 160 माइक्रोफैरेड। तो हम लोग जानते हैं कि C इक्विवेलेंट ऐसे केस में कितना आ जाएगा, 40 इंटू 160 अपॉन 40 प्लस 160, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 200, है ना। तो 45 और ये बन गया 5 3 15 2, मतलब हमारा आंसर आ गया 32 माइक्रो फैरेड, है ना। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया कैपिटल ए एंड प्लेट सेपरेशन अपने को दिया हुआ है क्या, स्मॉल डी, है ना। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड अप टू अ थिकनेस x, है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेस देन d, मतलब कि कुछ ऐसा है ना, यहां से यहां तक ये रहा x with a dielectric constant कप्पा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। मतलब बेसिकली अपने को दो प्लेट्स दिए हुए हैं ना, ब्लैक वाले जो पेंटेड प्लेट्स हैं ये मेटालिक हैं, और इनके बीच में ये रेड कलर का क्या है, ये है डाई इलेक्ट्रिक। और ये पूरा नहीं भरा है ना, ये अभी तक हम लोगों ने ऐसा सवाल नहीं देखा था जिसमें पूरा का पूरा ना भरा हुआ। इस बार पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ही भरा हुआ नहीं है ना। तो चलिए सोचते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को समझना है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब हमें ये पता है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो फील्ड कितनी होती और कैसी होती, फील्ड होती पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और कितनी होती, ई नॉट बोल देते हैं उसे, है ना, मान लेते हैं कि ई नॉट। तो अभी भी हमारे को समझ में आ रहा है कि फील्ड जो है वो ई नॉट रहेगी, लेकिन कहां तक, जहां तक ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर अगर मैं फील्ड की वैल्यू देखूं तो वो हो जाएगी ई नॉट अपॉन कप्पा, है ना। हम लोग जानते हैं कि फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, कप्पा टाइम्स कम हो जाती है। तो देखिए, अब सवाल अपने लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए होता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। कैपेसिटेंस होता है बेसिकली चार्ज ऑन द प्लेट्स अपॉन क्यू बराबर सी वी होता है ना, तो सी बराबर होता है क्यू बाई वी, और v क्या है यहाँ पर, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर कि अगर इन प्लेट्स पर चार्ज q है ना, q और माइनस q है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2। इस प्लेट से यहां तक आया है ना, जब तक वैक्यूम में तब तक अगर गए तो वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए v1 आया, और फर्दर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए v2 आया, तो मैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस बोल दूंगा v1 प्लस v2। अब हमें पता है कि ई नॉट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, ई नॉट के कारण कितनी दूरी तक है ये फील्ड, d माइनस एक्स तक, तो ये आ जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय d माइनस एक्स। उसी तरीके से v2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ई नॉट बाय कप्पा मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। तो अब कुछ रह नहीं गया इस सवाल में, नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज जो प्लेट्स पर है q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कितना हो जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस एक्स प्लस ई नॉट इंटू एक्स अपॉन कप्पा। अच्छा, ई नॉट कैसे निकाले, ई नॉट तो वो फील्ड है जो किसके कारण आई है,
जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्लेट्स है ना उनके चार्ज के कारण आई है। तो वो तो कितना हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सिग्मा क्या होता है क्यू अपॉन ए, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो ई नॉट भी अपने को पता है ना। तो यहाँ पर चलिए भर देते हैं, ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई नॉट को कितना भर दे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस एक्स, प्लस ई नॉट को फिर से भर देते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन अप्पा। तो देखिए बहुत सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो रही है, क्यू 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 देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यहां से सी देखिए कितना आ जा रहा है, सी आ जा रहा है 1 अपॉन डी माइनस एक्स, है ना, डी माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अप्पा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट कप्पा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कप्पा टाइम्स डी माइनस एक्स, प्लस इधर तो एक्स ही रहेगा। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, ये ए एप्सिलॉन नॉट कप्पा अपॉन ये कितना हो जाएगा कप्पा टाइम्स डी माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। तो इसको और थोड़ा अच्छे से अगर रीअरेंज कर ले तो ये कितना बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट कप्पा अपॉन ये बन जाएगा कप्पा इंटू डी, और इसके साथ और क्या लगा दे प्लस एक्स 1 माइनस कितना कर दे कप्पा, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल जवाब। मैंने कप्पा माइनस 1 इसलिए कर दिया क्योंकि बेसिकली कप्पा जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है ना। तो अपना जो नेट कैपेसिटेंस आया वो कुछ ये आ गया। इस सवाल को ना बेसिकली सॉल्व करने का एक और तरीका था, अगर आप ऐसे देखें ना कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पर दो वायर्स मैंने इस तरीके से दिखा दिए, तो ये आपको देखिए और किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है ना, इस तरीके से लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कुछ हमने V का लगा दिया, तो यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे ही दिखा सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V का लगा दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक तो चलिए वैक्यूम वाली प्लेट है, मतलब इनके बीच में एयर है, और दूसरी प्लेट दूसरी जो कैपेसिटर है उसके बीच में क्या है इस तरीके का डाइलेक्ट्रिक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो कैपेसिटर्स है, एक का कैपेसिटेंस मान लीजिए मैं C1 बोल दे रहा हूँ और एक का कैपेसिटेंस C2 बोल रहा हूँ। तो दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में है ना। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे इनका कैपेसिटेंस इस तरीके से निकाले, है ना। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A बाय डी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है वो कितनी हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था वो दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स, क्योंकि ओवरऑल दूरी दी हुई है d, और ये यहां से यहां तक की दूरी x दी हुई है, तो बची हुई दूरी कितनी हो गई d माइनस एक्स। और C2 कितना आ जाएगा, C2 जो है आप सोचिए कि अगर यहाँ पर कोई प्लेट डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब कितना आता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एक्स। लेकिन हमें पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है, और कितने टाइम्स बढ़ जाता है कब टाइम्स बढ़ जाता है। तो बेसिकली अब दो कैपेसिटर्स आ गए C1 और C2, और अपने को इन दोनों से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सच दैट कि C1 और C2 सीरीज में होंगे। तो C इक्विवेलेंट हम लोग कितना बोल देंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखते हैं ये कितना आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A कप्पा अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते हैं इसे C1 प्लस C2 से। तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट A कप्पा अपॉन एक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर। मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट एक एक रह जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट A जो है वो यहाँ और यहाँ के एप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल आउट हो जा रहा है। और क्या आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन B माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना, ये आ गया ऊपर। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूं, सॉरी एलसीएम ले लूं, b माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये आ जाएगा x प्लस कप्पा टाइम्स d माइनस एक्स, कुछ ऐसा आ जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ दिख रहा है कि x से x तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो और d माइनस एक्स से d माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a कप्पा अपॉन x प्लस ये कितना है कप्पा टाइम्स d माइनस एक्स।
क्या इसे थोड़ा रीअरेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए एक्स अपॉन, ये बन जाएगा हमारे पास कप्पा डी, और प्लस ये कितना बन जाएगा एक्स 1 माइनस कप्पा, जो कि फाइनली किस फॉर्म में आ जाएगा, जिस फॉर्म में हमने पिछला आंसर निकाला था। तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए एक्स डिवाइडेड बाय कप्पा डी माइनस एक्स टाइम्स कप्पा माइनस 1। तो आपको याद होगा कि यही आंसर तो हमारा पिछले बार भी आया था, है ना। सो दिस इज आवर आंसर यूजिंग मेथड नंबर 2। एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर, जिसे मैंने के लिखा था उससे मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको वापस से सही कर लेते हैं। यहाँ पर के आ जाएगा और फाइनल आंसर में भी इसीलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगी, सॉरी कप्पा आ जाएगा ना। तो आंसर वही है, बस यहाँ पर मैंने कप्पा को गलती से एक्स लिख दिया था। चलिए तो नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं। अगला सवाल है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C is filled with three dielectric slabs of identical size as shown. If dielectric constants of the three slabs are K1, K2 and K3, find the new capacitance. तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये देखिए, मैंने कॉम्पोजिट जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डायग्राम आपके सामने दिखाया है। इस तरीके से K1, K2 और K3 अरेंज्ड है। मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों किस तरीके के कॉम्बिनेशन में है, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, VA माइनस DB का है ना। तो जब तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और तीनों के एक साइड को हम लोग देख पा रहे हैं A पॉइंट से कनेक्ट किया गया और तीनों के एक साइड को B पॉइंट से कनेक्ट किया गया, तब हम लोग कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन दिस इज डेफिनेटली अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो VA माइनस VB तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो चलिए अब हम लोग सोचते हैं कि अगर इनके यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, मान लीजिए यहाँ K1 नहीं होता, तो यहाँ पर वैक्यूम होता, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आता, एप्सिलॉन नॉट। एरिया आप कितना लिख देते, देखिए पूरा एरिया तो A है, लेकिन उसमें से इसका योगदान कितना है, सिर्फ और सिर्फ A/3। तो एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन डिस्टेंस में तो कोई कमी नहीं है ना, डिस्टेंस तो अभी भी तीनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं, मतलब तीनों के लिए ही जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो तो D ही है ना। तो एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D, ये होता कैपेसिटेंस अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ना होता, मतलब K1 के बजाय कोई वैक्यूम होता तो। लेकिन अब K1 है तो क्या हो जाएगा, K1 के होने से क्या हो जाएगा कि कैपेसिटेंस जो है वो K1 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, हमने निकाला C1। इसी तरीके से C2 कितना हो जाएगा, मतलब ये जो बीच वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय K2, है ना, या फिर कप्पा 2, जो भी एक ही बात है कह दीजिए। फिर C3 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय K3। तो ये तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे, कितना लिख देंगे, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट A/3 बाय D, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये अकेला एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि इन तीनों के बजाय अगर वहां फिट हो जाए तो सेम चार्ज डिपॉजिट करवाएगा विद द सेम बैटरी। अब इस आंसर को देखिए, हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग को क्या दिया हुआ था कि ये जो पूरा का पूरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी दी हुई थी, C दी हुई थी, मतलब C वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट A/D को अगर C लिख दें ना, तो अपना C इक्विवेलेंट देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C/3 मल्टीप्लाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3, है ना। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से फाइनल आंसर, राइट। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज स्मॉल a एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल d. The gap between the plates is filled with a dielectric of dielectric constant kappa, which varies parallel to an edge as kappa is equal to kappa naught plus alpha into x, where x is the distance from the left end. Calculate the capacitance. तो देखिए ये डायग्राम अपने को दे रखा है, बेसिकली फिर से हमारे को यही समझना होगा कि ये कैसी प्लेट्स है, स्क्वायर प्लेट्स है ना।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है, मतलब एक डायमेंशन ऐसा है स्मॉल ए अंदर की तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ ये वाला डायमेंशन दिखाई दे रहा है ना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का अरेंजमेंट है। तो अब ये कह रहा है ना कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अभी के ही कॉल कर देते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, के बराबर के नॉट प्लस अल्फा एक्स, है ना। तो मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं वैसे वैसे कप्पा क्या होता जा रहा है, या फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो मान लीजिए हम लोग किसी एक्स डिस्टेंस पर गए, है ना, मान लीजिए यहाँ पर किसी एक्स डिस्टेंस पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग dx और आगे चले गए, तो देखिए आपको dx थिकनेस का एक यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का स्लैब मिलेगा, जिसको मैंने डायग्राम में यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखा है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के ना जाने कितने सारे हमारे को स्लैब मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा कि केक के पैकेट में ढेर सारे केक स्लाइस्ड वे में रखे रहते हैं, है ना। तो मैंने किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर के कोई एक केक के स्लाइस को उठाया, है ना, और उससे क्या कह दिया कि ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक के का ये स्लैब है। तो इस तरीके से जो सारे के सारे स्लैब रखे हैं, है ना, केक के जो स्लैब्स रखे हैं, आपको क्या लग रहा है वो कैसे कॉम्बिनेशन में है? आप देखिए सबके सब जो है कैसे हैं, सबके सब जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उनका एक एक साइड जो है ना वो मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सारे के सारे जो है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और सेम टर्मिनल से एक साइड लगा हुआ है और सेम प्लेट से दूसरा साइड लगा हुआ है। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि ये तो सारे के सारे केक के जो स्लाइसेस हैं, है ना, वो क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लैब का हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि कैपेसिटेंस कितना होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एयर होता, है ना, अगर यहाँ पर एयर होता तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता? एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना बोल देंगे भाई आप इस डायग्राम से देखिए, लेंथ तो ए है लेकिन विड्थ dx है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल ए इंटू dx, ये हो गया इसका एरिया, है ना, आप देख पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय सेपरेशन तो अभी भी वही डी ही है ना। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी होता अगर यहाँ पर स्लैब में ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके बजाय वैक्यूम होता, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो हमें इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि कितना है के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल कैपेसिटेंस डीसी बराबर इतना आ रहा है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि सारे के सारे पैरेलल में है, पैरेलल में है तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, सी इक्विवेलेंट क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ ऑल सच कैपेसिटेंसेस। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के नॉट प्लस अल्फा एक्स डीएक्स, है ना। और x को कहां से कहां वेरी करें, तो x विल वेरी फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, स्मॉल a तक, तभी तो सारे के सारे केक्स कवर होंगे, है ना। शुरुआत हो रही है यहां से और कहां तक जा रहे हैं हम लोग, देखिए a तक जा रहे हैं, तभी सारे के सारे जो है स्लाइसेस ऑफ द केक्स वो कवर होंगे। तो C इक्विवेलेंट देखिए कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a अपॉन डी, चलिए ये तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बच गया, के नॉट प्लस अल्फा एक्स। अब के नॉट प्लस अल्फा एक्स को चलिए इंटीग्रेट करते हैं, के नॉट का तो हो जाएगा के नॉट इंटू एक्स, प्लस अल्फा एक्स का हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर क्या भर देंगे, लिमिट 0 से a तक, राइट। तो चलिए भर के देखते हैं कितना आ रहा है ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय के नॉट टाइम्स स्मॉल a प्लस अल्फा a स्क्वायर अपॉन 2। तो बस यही आ गया अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कि किस तरीके से हम लोगों ने ये सोचा कि सारे के सारे कोई भी अगर स्लैब ले लें, इस तरीके का भी स्लैब ले लें, इस तरीके का एक और स्लैब ले लें, इन सब स्लैब्स में क्या फर्क है, बस एक ही फर्क है कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग अलग है, लेकिन खासियत क्या है कि देखिए ये फेस, ये फेस, ये फेस, है ना, ये सारे का पोटेंशियल सेम है, उसी तरीके से इसका 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 इन तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसीलिए हम लोगों ने समझा कि ये भाई कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक को कब इंसर्ट किया प्लेट्स के बीच में, जब वो ऑलरेडी चार्ज हो गए थे और बैटरी वगैरह नहीं थी। लेकिन अब सवाल में ऐसा आने वाला है कि बैटरी लगी हुई है और अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, है ना। तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
A parallel plate capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a power supply of 200 volt. A dielectric slab of dielectric constant 5 is now inserted into the gap between the plates. पहला पार्ट है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू द पावर सप्लाई और दूसरा पार्ट है फाइंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। चलिए तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है और पहले वाले केस में देखिए अपने को कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था 100 माइक्रोफैरेड और दूसरे वाले केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 into 100 दैट इज 500 माइक्रोफैरेड। अब आप इसको एनालाइज करिए ना, जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस समझना पड़ेगा। देखिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही अभी भी रहेगा ना, लेकिन अब कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में क्या होता था, वो अगर कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर का हम लोग कंपेयर करें तो जिसके केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए ज्यादा चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती थी, यही तो होता था। तो अब आप मुझे ओरली बताइए कि किसको ज्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो चार्ज की रिक्वायरमेंट भी इसको ज्यादा होगी, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर पावर ये जो बैटरी दी हुई है पावर सप्लाई वो है 200 वोल्ट की, है ना, तो उसमें तो कोई भी फर्क नहीं आया। तो पहले कितना चार्ज था यहाँ पर, पहले चार्ज था Q बराबर C इंटू वी, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C इंटू वी और अब की कैपेसिटेंस को मान लीजिए मैं C डैश बोल देता हूँ, है ना। तो अब चार्ज कितना आ जाएगा, Q डैश बराबर हो जाएगा C डैश इंटू वी और दूसरे प्लेट पर आ जाएगा Q डैश मतलब माइनस Q डैश आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा C डैश इंटू वी का नेगेटिव और उसी तरीके से दूसरे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस Q बराबर माइनस C इंटू वी, है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर्स दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए। अब आप सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पर CV की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं ना, Q बराबर CV में Q निकाल लेते हैं। C अपने को दिया हुआ है कितना 100 माइक्रो फैरेड, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से दैट इज 200। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20000 माइक्रो कूलम, है ना। तो Q बराबर आ गया 20,000 माइक्रो कूलम और Q डैश इसी तरीके से निकाल लेते हैं, वो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 5 टाइम्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100,000 माइक्रो कूलम, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, आप जैसा देख पा रहे हैं पहले यहाँ पर चार्ज था 20,000 माइक्रो कूलम और अब इस प्लेट पर आ गया चार्ज कितना 100,000 माइक्रो कूलम। इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो करके यहाँ गया, इसका ये मतलब हो गया कि यहां से यहां तक चार्ज अब फ्लो किया कितना 80,000 माइक्रो कूलम, यही तो हुआ होगा, तभी तो 20,000 से कितना हो गया 100,000। तो पहले पार्ट का जवाब देखिए ओरली आ गया, कितना आ गया 80,000 माइक्रो कूलम। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट का जवाब दे लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, बोला है फाइंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान होता है, एनर्जी का होता है हाफ CV स्क्वायर। तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू C था हमारे पास 100 माइक्रोफैरेड और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 200 वोल्ट की पावर 2। इसी तरीके से ये तो U इनिशियल था, U फाइनल कितना हो जाएगा हाफ C डैश इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग कितना बोल देंगे इस बार, हाफ इंटू C डैश हो जाएगा 500 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा ये 200 वोल्ट की पावर 2। तो अगर हम लोग U इनिशियल को देखें तो U इनिशियल कितना आ जाएगा, U इनिशियल आ जाएगा देखिए ये तो 2 और ये 50 हो गया ना, तो 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 100, है ना। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये कितना आ जा रहा है 1 2 3 4 5, तो एक तो 10 की पावर 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 6 और यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी माइक्रो जूल। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर U फाइनल सॉरी प्लस 6 आएगा नहीं, 2 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रो जूल, मतलब ये तो सिंपली कितना हो गया 2 जूल हो गया ना। और इसी तरीके से U फाइनल कितना आ जाएगा, देखिए सब कुछ तो सेम है बस 5 का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, तो U फाइनल आ जा रहा है कितना 10 जूल। इसका मतलब एनर्जी में फर्क कितने का आया 8 जूल का, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं एक नए टॉपिक पर जो कि है शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। देखिए क्या होता है, व्हेन टू आइसोलेटेड कैपेसिटर्स आइदर बोथ ऑफ देम इज चार्ज्ड और वन इज चार्ज्ड are connected to each other, तो redistribution of charge takes place due to potential difference between them. Charge flows from higher potential to lower potential, obviously कब तक? Till both of them acquire same potential, and that potential is called the common potential. तो देखिए उसको हम लोग केसेस में डील करेंगे। जैसे कि पहला केस जो मैंने लिया है उसमें हम लोगों ने सिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट किया है ना। तो टू कैपेसिटर्स C1 and C2 charged to potentials V1 and V2 are connected as shown so that their similar plates are connected to each other, है ना। आप देख पा रहे हैं। तो शुरू में C1 जो कैपेसिटर था, मतलब C1 कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर था, उसको V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया था और इसी तरीके से C2 को V2 से। और शुरुआत में देखिए यहाँ पर की जो है वो ओपन थी। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि चार्जेस का फ्लो होगा कब तक, जब तक दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का ना आ जाए, सेम आ जाए। इसीलिए यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी लिखा गया है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज आएगा फाइनली, क्या पोटेंशियल आएगा, कितनी एनर्जी में लॉस हुआ, सारा कुछ देखते हैं ना। कंसिडर द पार्ट ऑफ सर्किट इनसाइड डॉटेड लूप, है ना। इस तरीके से जो जैसा मैं भी आपको दिखाया करता था, इस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है ना, हवा में लटकता हुआ सिस्टम है। इसको किसी और से चार्ज उड़ करके मिल नहीं सकता है, ना ही किसी को फेंक करके चार्ज दे सकता है। चार्ज या तो इस प्लेट के पास से इधर जाएगा या इस प्लेट से ऊपर जाएगा, बस इतना ही होगा। This part is isolated from the other part. Therefore, total charge of this part remains constant. तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले इसके पास कितना चार्ज था C1V1 और इसके पास कितना था C2V2। तो मतलब मैंने इस पूरे के पूरे ये जो आप शेप कह सकते हैं, ऐसा है ना, C टाइप का जो शेप है, इसके पास टोटल चार्ज मैंने देखा C1V1 प्लस C2V2 था। बाद में कितना हो जाएगा C1V प्लस C2V, है ना, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, जहां पर V क्या है बच्चों, V इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है ना। तो देखिए बड़े आराम से अपने को एक चीज तो मिल गई, और वो क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कितना आ गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये जो है कॉमन पोटेंशियल होगा। जब तक ये पोटेंशियल दोनों के क्रॉस नहीं आ जाता है तब तक ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही रहेगा, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन आ जाएगी, मतलब चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। अब चलिए एक और काम करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर एनर्जी में कोई फर्क आया क्या। तो U इनिशियल पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा U इनिशियल, U इनिशियल हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही तो होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, अगर मैं हाफ वी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, है ना, इस तरीके का बन जाएगा। तो चलिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे क्या लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्जेस चूंकि फ्लो कर रहे हैं ना, तो हीट का मतलब हीट जनरेट होनी चाहिए। ऑब्वियस है ना कि चार्ज इधर से उधर फ्लो कर रहा है तो वायर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो हीट का तो जनरेशन होना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और वो कितना आ जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कितना जाएगा। U इनिशियल कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, उसमें से कितना घटा देंगे, हाफ C1 प्लस C2 इंटू बी स्क्वायर। अब B तो हम लोगों ने निकाल रखा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस कितना कर देंगे, हाफ टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू, ये पूरा का पूरा ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो ये मेहनत मैं आप पे छोड़ रहा हूं, थोड़ा आप निकाल के देखिएगा। जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आना चाहिए हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए आपका रिजल्ट, है ना। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ मैंने निकाल करके दे दिया, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए मैंने वैसे आपके लिए कैलकुलेशन कर ही दी है, मेरा दिल नहीं माना, तो ये देखिए
कैलकुलेशन पूरी की पूरी कर दी है मैंने, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो तो। ये रहा पूरा का पूरा कैलकुलेशन, और इस तरीके से हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर आता है ना, एक बार आराम से देख लीजिएगा। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करिएगा ना, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो था नहीं। चलिए, तो अब अगला केस देखते हैं जिसमें हम लोग डिसिमिलर प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस बार फर्क क्या आया, बस पॉजिटिव प्लेट से हम लोगों ने नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया। करने का तरीका तो सेम हो जाएगा, है ना। बस क्या हो जाएगा इस बार, C1V1, इस बार इस प्लेट, इन दोनों प्लेट्स का चार्ज इकट्ठे कितना हो जाएगा, प्लस C1V1, लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा, -C2V2। और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, एंड में ऐसा मत सोचिएगा कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो चाहे इधर से देखें, मतलब कि अगर मैं ए और बी, है ना, ए से मान लीजिए मैं इधर से बी जा रहा हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का ड्रॉप आना चाहिए। और बी से मैं वापस अगर ए की तरफ आ जाऊं, है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब पोटेंशियल का राइज आना चाहिए, है ना। तभी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना इधर से ए से बी अगर ऊपर वाले रास्ते से गए, तो जितना फॉल आया पोटेंशियल में, उतना ही कंपनसेशन कौन कर दिया, C2 वाला कैपेसिटर, उतना राइज करवा करके। तो इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ C1V1 - C2V2 को किसके बराबर होना चाहिए, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V के बराबर। तो इस बार देखिए अपने पास V कितना आ जाएगा, C1V1, है ना, C1 इंटू V1 माइनस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इतना आ जाएगा इस बार पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाला हूँ। और इस बार मैं ज्यादा गीत नहीं गाऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। और इस बार मेरा जो दिल है वो मान चुका है ना। अब जो है मैं इसका प्रूफ आपको नहीं देने वाला हूँ, है ना। तो आई होप कि ये तो एटलीस्ट आप निकाल ही लेंगे। चलिए, तो ये हमारा आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद दो और होंगे। तो चलिए आराम से बैठ करके सवाल को देखते हैं। द कनेक्शंस शोन आर एस्टैब्लिश्ड विद द स्विच एस ओपन, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज्ड। मतलब अब अगर हम लोग स्विच को बंद करेंगे, तो आपको बताना है कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बना रखा है कि ये सर्किट एक्चुअली दिखेगा कैसा, जब ये क्लोज हो जाएगा तब ऐसा दिखेगा, और शुरुआत में तो ऐसा था, है ना। और हमारे को ये पता है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो है बैटरी कनेक्टेड है ना, इस तरीके से। तो अब जरा देखिए, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए 24 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। वही काम मैं यहाँ भी कर देता हूँ, इसको 24 वोल्ट बोल देता हूँ और इसको 0 वोल्ट बोल देता हूँ, है ना। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। चलिए सबसे पहले लेफ्ट वाले सर्किट की बात करते हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। अगर मैं यहां से चालू करूं, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, से यहां चला गया, तो क्या आपको ये सीरीज की तरह दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये एक आइसोलेटेड इस तरीके से सिस्टम आपको दिख रहा होगा, है ना, ये रहा। तो यहां पर देखिए ऐसा लग रहा है कि 24 वोल्ट, है ना, ये जो बैटरी का इधर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसको चार्ज दे रहा है, लेकिन इसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर चार्ज आएगा इंडक्शन के कारण, और कहां से ये चार्ज खींचेगा, इस वाले प्लेट से खींचेगा, और नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमें सारे गुण दिखाई दे रहे हैं कि ये 1 माइक्रोफैरेड और ये जो 2 माइक्रोफैरेड है, ये किसमें कहलाए, सीरीज में कहलाए। इस वाले लाइन का कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं आप चाहें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको और कंफर्टेबल लगेगा। ये लीजिए गायब ही कर दिया मैंने ना, ये ऐसा हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि यहां से ये पूरा रास्ता, तो ये दोनों सीरीज में, उसी तरीके से ये दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, है ना।
तो ये हो जाएगा 2/3। तो चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायग्राम को। तो बेसिकली अपने को समझ में आ रहा है कि इधर का कैपेसिटेंस कितना है, लेफ्ट वाले का 2/3 और राइट वाले का भी 2/3 है। और ये दोनों ऐसा लग रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल में। मैं सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी बस आपको समझा रहा हूं कि है कैसा कॉम्बिनेशन, है ना। सवाल तो बहुत आसान है। तो इधर 2/3 इधर 2/3 और दोनों पैरेलल में है, तो मतलब नेट कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 मतलब 4/3। आइए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। 1 और 2 मिल करके कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो 1 इंटू 2 अपॉन 1+2, तो ये हो गया 2/3 माइक्रो फैरेड। और यहाँ पर भी 2 और 1 ऐसा थोड़ी कि 1 और 2 मिलकर के 2/3 होंगे और 2 और 1 मिलकर के कुछ और हो जाएंगे। 2 और 1 मिलकर के भी कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो अब दोनों पैरेलल में है तो 2/3 प्लस 2/3 कर देंगे जो कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रो फैरेड, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट का, और इस सर्किट में ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना है 4/3 माइक्रोफेरेड। ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल में मुझे वैसे तो दिख रहा है कि जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया था कि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों जो है बिल्कुल हवा में लटक रही है। इनके पास शुरू में कोई चार्ज नहीं था तो कभी भी कोई चार्ज नहीं आ सकता है ना। मतलब इस प्लेट और इस प्लेट को मिला करके चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और मैं इस बात को और एक तरीके से प्रूव कर देता हूँ, है ना, कि आखिर इन दोनों के पास कितना कितना चार्ज आ रहा है, वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों हैं तो सीरीज में, तो ये लेटर से कि यहाँ पर चार्ज Q है तो यहाँ माइनस Q है, यहाँ Q होगा तो यहाँ माइनस Q होगा। ये तो ऑलरेडी पता है कि Q और माइनस Q मिलकर के 0 हो जाएंगे। मैं बस दिखा रहा हूँ कि कितना कितना चार्ज आएगा ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको किसी और सवाल में हेल्प करे। इस सवाल में तो नहीं कर रहा, इस सवाल में तो इतना ही काफी है बोलना कि ये प्लस Q और ये माइनस Q है। तो मैं बस चाह रहा हूँ कि Q निकाल लेना। तो लेट अस से कि यहां पर ओवरऑल कैपेसिटेंस हमने कितना निकाला था इन दोनों का, 2/3 निकाला था, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 का, और कैपेसिटेंस कितना आया था 2/3 आया था। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q बराबर CV। तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 24 का और C है 2/3 माइक्रोफैरेड। तो ये कितना आ गया 16 माइक्रो कूलम। मतलब जहां जहां Q दिख रहा है उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, 16 माइक्रो कूलम से, है ना। तो चलिए ये तो मैंने एक चीज आपको सिखा दी। अब आ जाते हैं सेकंड वाले डायग्राम में, है ना। इस वाले डायग्राम में अगर आ जाए तो हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमारे को दिख रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया। आप जरा इसके बारे में सोचिए कि ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, वो आपको नजर आ रहा है। आप ऐसे सोचिए कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है 24 वोल्ट, ठीक है ना। लेट अस से कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कुछ V0 है। तो ये तो प्लेन वायर है, कोई कैपेसिटर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए V0, क्योंकि कोई कैपेसिटर होती तब तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ये तो प्लेन वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 वोल्ट जो है वो इस प्लेट का भी पोटेंशियल है और इस प्लेट का भी पोटेंशियल है। V0 जो है इस प्लेट का भी पोटेंशियल है और इस प्लेट का भी पोटेंशियल है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों कनेक्टेड है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो V0 है वो पोटेंशियल यहाँ का है और यहाँ का है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अगेन किस में है, पैरेलल में है। देखिए कैसे, देखिए मैंने डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो शायद उससे आपको देखने में थोड़ा सहूलियत हो कि ये दोनों किस तरीके से पैरेलल में है ना। V0 इस छोर और इस छोर के लिए भी पकड़ करके रखा है और 24 वोल्ट इसे और इसे पकड़ करके रखा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये और ये 1 और 2 किस में है, पैरेलल में। उसी तरीके से देखिए ऐसा लग रहा है कि ये और ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में। एक 0 वोल्ट और एक V0 पर है। तो ये मैंने कैसे कर दिया ऐसा, क्योंकि अगर मैंने प्लेन वायर यहां से इतनी लंबी बनाई थी तो उस वायर की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लेंथ को मैं श्रिंक करता गया और एक पॉइंट जैसा दिखा दिया, समझ रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 1 और ये 2 किसमें है, पैरेलल में। और ये 2 और ये 1 भी किसमें है, पैरेलल में। तो अब जरा सोचिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। तो देखिए 1 और 2 इन दोनों का मिलाकर के तो 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 और 1 इन दोनों का भी मिलाकर के 3 आ जा रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 24 वोल्ट से हम लोग बढ़े और आगे कैपेसिटर आया 3 माइक्रो फैरेड का,
फिर एक और कैपेसिटर आया 3 माइक्रोफैरेड का, यही तो लग रहा है हमें, और उसके बाद पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस मिलाकर के कितना ड्रॉप आ गया, जीरो, मतलब कि 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, सच दैट की 0 वोल्ट हो गया फाइनली पोटेंशियल। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पहला वाला नेटवर्क और ये जो दूसरा वाला नेटवर्क है, ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों ही 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के। तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप में, मतलब कि V नॉट जो है इसको एग्जैक्टली 12 वोल्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि 24 वोल्ट यहाँ था, यहाँ जीरो हो रहा है, और दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अब मेरे को दिखाई दे रहे हैं ना, 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल बराबर बराबर का आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, 12 वोल्ट का। तो जब हम लोगों ने V नॉट निकाल ही लिया ना, यहाँ के पोटेंशियल को मैंने V नॉट कहा था, यहाँ के पोटेंशियल को मैंने V नॉट कहा था, और मैंने निकाल लिया कि वो तो 12 वोल्ट होगा। तो अगर 12 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, तो अब मुझे 1 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पर तो चार्ज मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा, ये देखिए, इधर वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना है, 24 वोल्ट, और इधर वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। तो मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 वोल्ट का, है ना। तो अगर Q बराबर CV वाले फॉर्मूले में लगाए तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, है ना। तो इसका मतलब चार्ज कितना आ गया, 12 माइक्रोकूलम। और मुझे पता है जो हाई पोटेंशियल पर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आ जाएगा -12 ऑब्वियसली इन माइक्रोकूलम, है ना। अब मेरा ध्यान इस 2 माइक्रोफैरेड पर आ गया। 2 माइक्रोफैरेड वाले को देखें अगर हम लोग, तो एक तरफ कितना पोटेंशियल है, 12 वोल्ट, और एक तरफ जीरो है, मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितने का आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का आ गया। लेकिन कैपेसिटेंस कितना है इसका, 2 है ना, 2 माइक्रोफैरेड है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, C इंटू V, मतलब 2 इंटू 12, मतलब कि 24 माइक्रोकूलम, और इधर आ जाएगा -24 माइक्रोकूलम। तो अब देखिए, अब जवाब आने ही वाला है। आप ऐसे सोचिए कि ये जो प्लेट है ना, ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है 1 माइक्रोफैरेड की, इसके पास -12 है, और ये जो 2 माइक्रोफैरेड की जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसके पास 24 है। तो इन दोनों प्लेट पर, है ना, इन दोनों प्लेट पर, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस पर, इन दोनों पर मिलाकर के चार्ज अब कितना हो गया, 24 माइनस 12 विच इज 12 माइक्रोकूलम, है ना, 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया इन दोनों प्लेट पर मिलाकर के। पहले कितना था, जीरो था, है ना, जीरो, बिल्कुल जीरो था। अब आप देखिए, ये तो पूरा का पूरा एकदम आइलैंड की तरह आइसोलेटेड था। एक ही ब्रिज यहां से बनी, और वो कौन सी बनी, यहां पर जो एक क्या आ गया, स्विच क्लोज हो गया। तो जो भी चार्ज इसके पास आया वो किधर से आया, ऐसे ही तो आया होगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं थी कि यहाँ से कूद करके तो नहीं आ सकता, यहाँ से भी कूद करके नहीं आ सकता, कोई और इसे डोनेट नहीं कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रिज बनी तो चार्ज इधर से आया, और यहाँ पर कुछ आ गया, यहाँ पर कुछ आ गया, ऐसा हम लोग फील कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मिला करके चार्ज यहाँ पर कितना था, जीरो था। लेकिन अब इन दोनों प्लेट को मिला करके चार्ज कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि कितना चार्ज फ्लो करा इस स्विच के थ्रू, इस स्विच के थ्रू फ्लो करा चार्ज 12 माइक्रोकूलम का। आई होप कि आपको ध्यान है कि यहाँ पर चार्ज था -16 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर चार्ज था +16 माइक्रोकूलम, है ना। तो हुआ क्या होगा एग्जैक्टली अगर बात करें तो, यहाँ जहां -16 कूलम है, वहां पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज और आ गया, सच दैट कि यहाँ पर कितना चार्ज अब आ गया, -12 माइक्रोकूलम। और जहां पर पहले 16 माइक्रोकूलम था, वहां पर कितना चार्ज और आ गया, वहां पर आ गया 8 माइक्रोकूलम और आ गया, सच दैट कि यहाँ 24 माइक्रोकूलम हो गया। तो बेसिकली 8 माइक्रोकूलम इधर आया, और इधर कितना आया, 4 माइक्रोकूलम, मतलब टोटल 12 माइक्रोकूलम चार्ज इधर से इधर फ्लो करा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो आज का सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं। A spherical capacitor is made of two conducting spherical shells of radii A and B. The space between the shells is filled with a dielectric of dielectric constant K up to a radius C as shown. Find the capacitance. ठीक है, तो हमारे को इस बार क्या दिया हुआ है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। चलिए, तो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, अंदर वाले शेल को दे दिया क्यू चार्ज, और बाहर वाले को दे दिया माइनस क्यू चार्ज। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो अब मान लीजिए किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर अगर मैं देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जितनी होनी चाहिए थे उससे कप्पा टाइम्स कम। तो होनी कितनी चाहिए थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के हो गया, इनटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर
और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कप्पा से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अगर यहां पर मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक ना होता तो इस r रेडियल डिस्टेंस पर फील्ड कितनी आती? 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। लेकिन अब कितनी आ जाएगी डाइलेक्ट्रिक होने के कारण? आपको याद है ना, ई वेक्टर बराबर कितना हो जाता है? ई नॉट वेक्टर अपॉन के, मतलब जितना होना चाहिए था उसका अपॉन कप्पा टाइम्स। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसा लिखने से देखिए फायदा क्या हो गया। मान लीजिए मैं सबसे इनर वाले को V1 के पोटेंशियल को V1 कह रहा हूँ, रेड वाले को V2 और बाहर वाले को V3। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं यहाँ पर चार्जेस तो मैंने दे रखे हैं Q और माइनस Q। तो बेसिकली Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V निकालना है मुझे। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। और यहाँ पर V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा बेसिकली V1 माइनस V3, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, और V3 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट। इन दोनों का फर्क ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो अब बेसिकली मैं V1 माइनस V3 कैसे निकालने वाला हूं? मैं बोलने वाला हूं कि V1 माइनस V3 इज ऑल्सो इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3। मैं इस तरीके से दो पार्ट में सवाल को तोड़ने वाला हूं, है ना। तो V1 माइनस, सबसे पहले V1 माइनस V2 निकालते हैं। तो V1 माइनस V2 निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे पता है कि dV बराबर होता है माइनस ऑफ E डॉट dr, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो जब स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल r की वैल्यू आप देख सकते हैं शुरुआत में तो a थी। तो जब इसकी वैल्यू a थी तो वहां के पोटेंशियल को मैं क्या कह रहा हूँ? V1। और जब स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल r की वैल्यू जब c हो गई तो वहां के पोटेंशियल को मैं कह रहा हूँ V2। तो यहां से देखिए मेरे पास V2 माइनस V1 कितना आ गया? वो आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A टू C, है ना। तो अब चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से। V2 माइनस V1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को याद है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर इंटू dr आ जाएगा। और इसमें लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? A से लेकर के C तक। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? Q अपॉन 4πε। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर कप्पा से भी तो डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, जो आनी चाहिए थी उसको डिवाइड करना कप्पा से, है ना। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने कॉमन निकाला क्या क्या? Q अपॉन 4πε0 इंटू कप्पा, है ना। और अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा माइनस dr अपॉन आर स्क्वायर, है ना। लिमिट भर देंगे हम लोग A से लेकर के C तक, सही है। बाहर आ जाएगा V2 माइनस V1। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फर्दर। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 कप्पा, और ये माइनस 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r, है ना, 1/r। और लिमिट भर देंगे A से लेकर के C तक। तो कितना आ जाएगा ये? यहां से V1 माइनस V2 आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 कप्पा, और अंदर क्या आ जाएगा? 1/a माइनस 1/c, है ना। मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे बेसिकली V1 माइनस V2 चाहिए ना। तो V1 माइनस V2 मेरे पास, अगर इसको और सॉर्ट कर ले तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4πε0 कप्पा, और इधर आ जाएगा AC, और ये आ जाएगा C माइनस A। तो बेसिकली अपने पास V1 माइनस V2 तो आ गया फिलहाल। अब अगला काम क्या करना है अपने को? अगला काम अपने को करना है कि जो मिडिल शेल है जो और जो आउटर शेल है उन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो चलिए इसके लिए भी सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। अब मैं किसी ऐसे आर डिस्टेंस पर जाऊंगा, है ना, सच दैट कि वो मिडिल और आउटर वाली शेल के कहीं बीच में लाई करे। तो मैं इसे आर कह रहा हूं। यहां पर फील्ड कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर फील्ड जो है वो तो हो जाएगी उतनी जितनी होनी चाहिए थी। मतलब कि यहाँ पर तो कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं ना। तो अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहाँ पर फर्क क्यों आएगा, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, इसीलिए कोई कप्पा का फैक्टर नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? फिर से शुरुआत वैसे ही करते हैं, dv बराबर माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर? इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, है ना।
अब कहां से कहां तक, R बराबर इस बार कहां से लेना है, C से R बराबर B तक जाना है। और R बराबर C के पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या कहा है, R बराबर C के पोटेंशियल को V2 कहा और R बराबर B के पोटेंशियल को V3 कहा। तो अपने को बेसिकली चाहिए इस बार क्या, अपने को चाहिए V2 माइनस V3। तो माइनस साइन इसके लिए मैंने इधर खींच दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर dr, है ना। माइनस साइन तो उधर चला गया। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, C से B तक, है ना। तो कितना आ जाएगा, V2 माइनस V3 बेसिकली आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, है ना, -1/r। लिमिट क्या हो जाएगी, C से B तक। तो कितना आ जाएगा, ये V2 माइनस V3 हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा 1/c माइनस 1/b। कोई कप्पा का फैक्टर नहीं आया इस बार, तो इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर एलसीएम BC ले लेंगे तो ये बन जाएगा B माइनस C। तो V2 माइनस V3 हमारे पास कुछ इतना आ गया। तो अब हमारे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, V1 माइनस V2 में क्या ऐड कर देंगे, V2 माइनस V3, है ना। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर से कि अपना रिजल्ट कितना आया था पिछले बार। V1 माइनस V3, V1 माइनस V2 जो आया था वो आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा C माइनस A अपॉन AC, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा C माइनस A अपॉन AC। इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, अच्छा एक Q कहीं पर रह गया क्या, अब देखिए तो Q कहाँ पर रह गया, हाँ यहाँ पर Q था ना, देखिए Q भी आएगा ना, यहाँ पर Q आएगा, इधर भी Q आएगा, तो इधर फाइनली Q आना पड़ेगा ना। तो V2 माइनस V3 कितना लिख देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC, और ऊपर आ जाएगा B माइनस C, है ना। तो देखते हैं अब कॉमन क्या आ सकता है। ये तो बन गया लेफ्ट साइड में क्या, V1 माइनस V3 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस V है ओवरऑल, और ये कितना बन गया भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ गया, है ना। उसके अलावा और कुछ कॉमन आया क्या, बिल्कुल आया, C देखिए कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। और क्या बच गया इधर, C माइनस A अपॉन कप्पा A प्लस B माइनस C अपॉन B, है ना, ये आ गया हमारे पास। इसको और सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, और अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, कप्पा A इंटू B, तो ये आ गया BC माइनस BA प्लस कप्पा AB, है ना, यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर आ जाएगा कप्पा AB माइनस कप्पा AC, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इधर तो ऊपर तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, तो ये कितना आ गया, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा ABC, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ जाएगा BC माइनस BA प्लस कप्पा AB माइनस कप्पा AC। इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा ABC, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं कप्पा इंटू ए को कॉमन ले लूं, है ना, पहले कप्पा इंटू ए को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B माइनस C, और इधर क्या आ जाएगा, इधर अगर मैं B को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा प्लस B टाइम्स, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, C माइनस A, है ना। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या था, अब याद करिए, Q बराबर होता है CV, तो अपने को C चाहिए था जो कि Q अपॉन V आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को Q और V इसका रेशियो चाहिए, तो Q अपॉन V जरा देखिए कितना आ जा रहा है, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा ABC, इसको किससे डिवाइड करेंगे, कप्पा AB माइनस C प्लस B टाइम्स C माइनस A। तो ये जो आया ना, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यही पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया C इक्विवेलेंट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बेसिकली इस लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में किया बहुत छोटा सा काम, और वो क्या था कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, जैसे एक बार देखे इस बीच वाले रीजन की, मतलब A रेडियल डिस्टेंस से C रेडियल डिस्टेंस तक के रीजन के लिए फील्ड देखे, और फील्ड के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। फिर हम लोग गए रेडियल डिस्टेंस C से रेडियल डिस्टेंस B तक,
और वहां पर तो वैक्यूम था तो कोई दिक्कत नहीं थी और आसानी से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ और यहाँ के बीच में है ना पोटेंशियल डिफरेंस देखा और उसको किससे और क्या किया, उसके बाद Q बराबर C भी यूज कर लिया तो उससे अपने को C इक्विवेलेंट आ गया और यही हमारा आंसर भी है। वैसे इसको और आराम से भी सॉल्व किया जा सकता था क्योंकि ये V1 और V3 ये मैंने एक्सट्रीम के पोटेंशियल्स माने हैं और बीच का V2 है, तो ये ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, जिसमें एक में डाइलेक्ट्रिक भी भरा हुआ था और एक में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, है ना। तो अगर ऐसा मान लेते तो और ज्यादा आसानी से जवाब आ जाता। देखिए अपने को यही दिया हुआ था ना कि इस तरीके से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक था और इधर तो वैक्यूम था। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इनर शेल है और ये आउटर शेल है, इन दोनों के बीच में देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये फिर ये, इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना। तो अगर सीरीज में है तो हम लोग इसको C1 बोल देते, इसको C2 बोल देते और C इक्विवेलेंट कितना आ जाता, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए मैं आपको एक और कन्विंसिंग रीजन दूंगा कि क्यों ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में। देखिए फील्ड लाइन को आप देखिए, पॉजिटिव से निकली यहाँ पर इस तरीके से और फिर यहाँ से ये आगे की तरफ कंटिन्यू हो रही है। ऑल्दो यहाँ पर जो फील्ड लाइन है और यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो किस तरीके की है, इधर जो फील्ड लाइन है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक का भी फैक्टर आ जा रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, पर फील्ड लाइन तो इसी तरीके से जा रही है। अब आप देखिए कि सीरीज में पहले क्या होता था, पैरेलल प्लेट वाले में ऐसा होता था कि यहां से यहां तक फील्ड आई, यहां से यहां तक फील्ड आई। इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर देते थे कि एक कैपेसिटर है जिसमें ओवरऑल फील्ड इस तरीके की है। तो होता क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3, तो वैसा ही कुछ तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3, V1 से V2 फील्ड लाइन फिर कंटिन्यू कहां से हो रही है, V2 से V3 तक के लिए, तो वैसा ही कुछ तो यहाँ पर भी दिख रहा है। इसीलिए बहुत आसानी से मैंने कह दिया कि ये आप एक कैपेसिटर मानिए C1 और ये भी एक कैपेसिटर मानिए जिसकी कैपेसिटेंस C2 है और दोनों को किस में मान लीजिए, सीरीज में मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो C इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर इस मेथड से करना चाहते हैं तो C1 को हम लोग क्या लिख देंगे, मैंने C1 किसे माना है, मैंने C1 अंदर वाली प्लेट को माना है, अंदर वाले कैपेसिटर को माना है ना। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि C1 कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 है ना, डिवाइड इनटू कप्पा। कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनर रेडियस कितना था, स्मॉल a था, आउटर रेडियस इस कैपेसिटर के लिए कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा c, डिवाइडेड बाय कितना लिख दें, c माइनस a इंटू कप्पा। इसी तरीके से C2 कितना हो जाएगा, C2 में तो कोई कप्पा नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई वो कितना हो जाएगा, b इंटू सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। बस इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। तो अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं वापस से। तो C बराबर आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर क्या लिख दें, C1 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC कप्पा अपॉन C माइनस A मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन B माइनस C और होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC कप्पा और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, C माइनस A से, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन B माइनस C, है ना। तो यहां से देखिए एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, एक चला जाएगा यहां से। तो अब देखिए क्या बच गया यहाँ पर बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा ए बी सी का स्क्वायर, लेकिन सी भी देखिए कट जाएगा, एक सी जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा था ना, तो ए बी सी बच गया और नीचे क्या आ गया, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या बचा था, a इंटू कप्पा, a इंटू कप्पा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ और सिर्फ b। आहा ये दोनों कट गए, देखिए कितने प्यार से कटते जा रहे हैं ये सब। तो क्या आ गया हमारे पास, c बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कप्पा ए बी सी डिवाइडेड बाय
A टाइम्स कप्पा B माइनस C प्लस B टाइम्स C माइनस A। तो देखिए जब आप सही तरीके से सवाल को समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आसान हो जाती है, कितना बड़ा फर्क है ऊपर वाली कैलकुलेशन और इस वाली कैलकुलेशन की, इतने कम स्टेप्स में अपना सॉल्व हो गया है ना। तो यही फर्क है जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ करके अप्लाई करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कब आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ रटेंगे। चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल पे, है ना। सवाल है, कंसिडर एन असेंबली ऑफ थ्री कंडक्टिंग concentric spherical shells of radii A, B and C as shown. Find the capacitance of the assembly between the points A and B. तो देखिए ये बड़ा प्यारा सवाल है। इस बार यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बस एक पतली सी शेल है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ इनर शेल को Q चार्ज दे दिया और बाहर वाले को माइनस Q दे दिया, तो फील्ड लाइन कैसी आएंगी, यहाँ से यहाँ तक आएंगी, फिर यहाँ से वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी। और इस बार कोई डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है, और ये बहुत थिन शेल दिया है ना, ये पतली सी शेल है, तो इसकी तो कोई थिकनेस नेग्लिजिबल हम लोग मानेंगे। तो इसका मतलब कि कहीं पर भी फील्ड लाइन का कोई लॉस ही नहीं हुआ है। मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ कि यहाँ पर बीच में कोई शेल है ही नहीं, है ना। तो फील्ड लाइन जो है यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आगे चली गई। तो इसका मतलब कि हम लोग क्या इग्नोर कर सकते हैं कि बीच में कोई शेल है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का कैपेसिटर हो, बीच में मैंने कहीं पर भी एक मेटालिक एक पतली सी प्लेट लगा दी, है ना, बहुत पतली सी प्लेट है, इसकी कुछ थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल। तो पहले क्या होता था, पहले तो फील्ड लाइन ऐसे जाती थी। अब क्या फर्क आएगा, अब बस ये फर्क आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी और जरा सा थोड़े से डिस्टेंस के लिए रुकेगी, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर थोड़े से डिस्टेंस के लिए रुकेगी, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। फिर यहाँ से जाएगी, फिर थोड़े से डिस्टेंस के लिए रुकेगी, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस जो है, ये जो लेंथ है, अगर ये फाइनाइट लेंथ नहीं है, अगर एकदम नेग्लिजिबल है, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई फील्ड लाइन का लॉस ही नहीं हुआ। पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी का आप कहते थे, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी का कहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है, एकदम डिट्टो वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है। आप देखिए फील्ड लाइन यहाँ से आई, फिर यहाँ आगे चली गई। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, सीधी ऐसे एक फील्ड लाइन जाती, है ना। तो इसका अगर थिकनेस होता ना तो सवाल में फर्क आ जाता, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे भाई, सिंपली बोल देंगे कि भाई हमें बेवकूफ मत बनाओ, यहाँ पर तो सिर्फ दो ही शेल अपने को दिखाई दे रहे हैं, है ना, दो शेल दिखाई दे रहे हैं अपने को। और हम लोग कह सकते हैं कि उन दोनों शेल का रेडियस कितना कितना है, एक का ए है और दूसरे का कितना है, सी है। तो फॉर्मूला जो हम लोग याद रखें वो अप्लाई कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ए अपॉन सी माइनस ए। यही हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही था, कुछ नहीं था इसमें। तो बच्चों बस एक ही लेक्चर और बाकी है कैपेसिटर के ऊपर, उसके बाद कैपेसिटर फिर से आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिरी लेक्चर में, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, है ना। तो आई होप कि आपको कैपेसिटर आसान ही लगा होगा, और कॉन्सेप्चुअली चलिए तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको। और आज के लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो है छोटा सा ही रहेगा, उसमें हम लोग कुछ और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, और इंतजार करिए उसके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।